जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर से 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों, आप लोग पूरा सेट को लगाइए, इससे आपको पता चलेगा एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं और 50 में से आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में बताना है। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, बैच स्टार्ट हो चुका है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? वैशाली, बोधगया, पटना या फिर डी नेपाल में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है बोधगया में। कहाँ पर हुआ था? बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस पेड़ के नीचे? तो पीपल का पेड़, जिसको बोधि वृक्ष भी बोला जाता है, उसी के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो याद रखिएगा, सारनाथ में। ये क्वेश्चन बनता है, तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2। स्वामी सहजानंद संबंधित थे, बताइए किससे? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा? स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, बिहार में किसान आंदोलन से। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? और साथियों, इस एग्जाम के लिए बैच को आपको किस प्रकार ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, यानी कि CAG, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको बैच में डेली इसी प्रकार से एक नोट्स दिया जाता है और इस प्रकार से लगभग आपको 55 से 60 नोट्स दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। ये सब बैच में मिलेगा। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। चल आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। CNG का पूरा नाम क्या है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यहाँ पर आंसर क्या होगा? तीसरा वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया, बताइए कौन सा प्रथम भारतीय उपग्रह है जिसे छोड़ा गया? इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह है जिसे छोड़ा गया। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसे कब छोड़ा गया? तो 1975 में, ठीक है, रूस के सहयोग से। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या होगा? देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 15 की बात करें तो इसमें 1 से भाग लगता है, 3 से भाग लगता है, 5 से भाग लगता है और 15 से भाग लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 संख्याओं से 15 में भाग लग रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है ना कि अभाज्य। अभाज्य संख्या में केवल 2 ही संख्या से भाग लगना चाहिए, एक तो 1 से और खुद स्वयं से। 11 की बात करें तो इसमें 1 से भाग लगेगा और केवल 11 से। 9 की बात करें, इसमें 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, फिर 9 से लगेगा। 6 में 1 से, 2 से और फिर 6 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब में 2 से अधिक गुणनखंड है।
केवल 11 वाला में 2 गुणनखंड है, 1 और 11, तो ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? बताइए, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो इसमें से बताना है, तो ये हो जाएगा विशाखापत्तनम। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, विशाखापत्तनम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8। सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, बताइए किसमें? तो साथियों, साइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये एक कमजोर कार्बनिक अम्ल है जिसका सूत्र होता है C6H8O7 और ये होता है नींबू और संतरा में, नींबू या संतरा में। तो यहाँ पर नींबू दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चल आगे देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो साथियों, डेंगू मुख्य रूप से एक मच्छर द्वारा फैलता है, ठीक है, और किस तरह के जल में रहता है? तो ये साफ जल में रहता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, साफ जल में रहता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? और प्रत्येक स्टूडेंट को सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो साथियों, कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हैजा रोग। ये दूषित पानी के सेवन से होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? दूसरा वाला ऑप्शन। दूषित पानी से डायरिया, हैजा, पेचिस, टाइफाइड, ठीक है, ये सब रोग होता है। आगे देखिए, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर क्या होगा? तो साथियों, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए। आपको याद होगा, दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था और ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और ख़त्म होते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, आपको पता होगा। आगे देखिए, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? और साथियों, क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ 1 लाइनर नोट्स, जीके जीएस का 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक पिछले 10 साल का, फिर स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा बैच में। ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। तो किसका पीएच मान 7 होता है? तो शुद्ध जल और उदासीन विलयन दोनों का पीएच मान 7 होगा। तो ऑप्शन में तो यहाँ दोनों दिया हुआ है, तो आंसर इसका 1 + 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध जल और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। आगे देखिए, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है? बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन CSBC के द्वारा पूछा जाता है। तो ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है गजानन माधव मुक्तिबोध। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को डैश जनसंख्या कहते हैं। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व, प्रवास, जन्म दर या मृत्यु दर। तो याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग निवास करते हैं उसकी संख्या को जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। और 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो अपना बिहार होगा, ठीक है। आगे देखिए, मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? बताइए, मीराबाई किस काल की कवयित्री थी?
तो साथियों इसका सही जवाब है मीराबाई जो है भक्ति काल की कवित्री थी, भक्ति काल। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। मीराबाई जो है बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप आपस में बराबर है, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr और बराबर कर देते हैं क्षेत्रफल πr²। तो ये बराबर है तो पाई से पाई कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, तो 2 बराबर r, यानी r का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है 2 मात्रक। आगे देखिए, कार्बन की संयोजकता क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर। कार्बन की संयोजकता क्या है? तो कार्बन की संयोजकता की बात करें तो 4 होता है। कितना होता है? 4। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। आंसर यहाँ पर क्या होगा? दूसरा वाला ऑप्शन 4। एनसीबी का पूरा नाम क्या है? बताइए। तो भारत सरकार द्वारा 1986 में एनसीबी का गठन किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो साथियों ये जो नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर होता है? उड़ीसा के कटक में। ठीक है, कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 मार्च 1897 को। ठीक है, 23 मार्च 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। आगे देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? बताइए। तो साथियों ये जो नारा है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है उड़ीसा के कटक में। आगे देखिए, भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा विरचित है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। इसका आंसर होगा नाभा दास। इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नाभा दास। आगे देखिए, कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये है आंध्र प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध साम्राज्य ने भारत में 684 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, और यहाँ पर इसका आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किया था इसके पुत्र अजातशत्रु ने। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। आगे देखते हैं, नदियों एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं? तो इसको राष्ट्रीय धन बोला जाता है, राष्ट्रीय धन। आगे देखते हैं, धूम्रपान से क्या होता है? कौन सी बीमारी? तो धूम्रपान से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की बीमारी, ये सभी हो सकता है। चौथा ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है? तो सरोज स्मृति जो है हिंदी की प्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। इसके रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, बताइए किसमें?
याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक नहीं दिया हुआ है, गतिज दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो सबसे पहले आपको पता होगा 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। तो इसमें से हिमाचल प्रदेश नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29। पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? तो हाजीपुर में है। कहाँ पर है? हाजीपुर में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखते हैं। नागफनी में सूल का रूपांतरण है, बताइए किसका? पत्ती, मूल, तना या फिर फूल? इसका आंसर है पत्ती। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, पत्ती। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में, तो कार आप सभी जानते हैं पेट्रोल से चलती है, ठीक है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कारों की मांग गिर जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कमी आएगी। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखिए, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। आगे देखिए, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है √3, तो यहाँ पर थीटा का मान निकालना है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर √3 में tan थीटा का मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan से tan कट जाएगा तो थीटा का मान क्या आ गया? 60 डिग्री। देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बताइए। तो भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके लास्ट में बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। कहाँ पर? रंगून, जहाँ पर 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। एस्किमो का घर क्या कहलाता है? तो इसे इग्लू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इग्लू। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो साथियों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है माइकल फैराडे ने किया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज माइकल फैराडे ने किया था। आगे देखिए, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है सहिष्णुता। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर क्या होगा? मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको श्वसन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्वसन। आगे देखिए, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता, ये संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। आगे देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? बताइए। तो कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए होता है? आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो साथियों सार्क का सबसे बड़ा देश हो जाएगा भारत।
सार्क में टोटल 8 देश है। कौन कौन? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों से चुनिए जिसमें कोई विकार ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, निर्विकार। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं बताइए? तो ये केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? केंद्रक में। चलिए आगे देखिए। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार जो कि भारत रत्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, जिसे 1954 को स्थापित किया गया था। 1954। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। और 1954 में जो भारत रत्न मिला था सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को 1954 में दिया गया था। 3 व्यक्तियों को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तीसरा वाला ऑप्शन। बजट की अवधि होती है। तो देखिए भारत का जो केंद्रीय बजट है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। भारत गणराज्य का वार्षिक बजट है। ये क्या है? तो बजट की अवधि वार्षिक होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए। बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किशनगंज। चौथा ऑप्शन सही है, किशनगंज। आगे देखिए। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? तो ये है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। आगे देखिए। राजकोषीय नीति का संबंध बताइए किससे है? ये राइट आंसर करेंगे, सरकारी राजस्व और व्यय से संबंधित है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल का सूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन 2 के रेशियो में होता है, ऑक्सीजन 1 के रेशियो में। देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 में होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिसको भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है ज्वाइन करना है, तो आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला ऐप डाउनलोड कीजिए, इसको इंस्टॉल करके ठीक है ओपन कर लेना है। तो जैसे ही ओपन हो जाएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे आपको सबसे नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद नीचे से ऊपर देखिएगा 2 नंबर पर बिहार पुलिस नई भर्ती 2026 लिखा होगा। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। ऑफर चल रहा है तो फटाफट से आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है। और भी अधिक जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं।